हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल CWC क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज आपको मैं बताता हूं आईपीएससी के बारे में। सबसे पहले आज हम एल्केन देखेंगे। आईपीएससी में किसको देखेंगे? एल्केन देखेंगे, ठीक ना। तो आईयूपीएससी में आप सबसे पहले किसको देखेंगे? एल्केन। तो आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड माने जिसे कहते हैं मूल शब्द। क्या कहते हैं? मूल शब्द। मूल शब्द या रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड या मूल शब्द उसे कहते हैं जिसमें ना तो पूर्वलग्न लगा हो ना तो अनुलग्न लगा हो, है ना। ना सफिक्स लगा हो ना ही परफिक्स लगा हो, तो उसे रूट वर्ड कहते हैं या मूल शब्द कहते हैं, ठीक। तो मूल शब्द आपको कुछ याद करना पड़ेगा जिससे आप आईपीएससी नाम आसानी से बना सकते हैं, ठीक। तो जैसे देखिए, इसको हम बोलते हैं एल्क। मान लीजिए एल्क है, तो ये मूल शब्द है क्योंकि ना इसमें पूर्वलग्न लगा है ना अनुलग्न लगा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एल्क क्या हो जाएगा? रूट वर्ड, मूल शब्द। तो मूल शब्द में क्या क्या चीज़ें आती है? जैसे देखिए, अगर 1 नंबर पे आया तो इसको बोला जाएगा मैथ। क्या बोला जाएगा? मैथ। दूसरे नंबर पे आया तो एथ। तीसरे नंबर पे आया तो प्रोप। चौथे नंबर पे आया तो इसको ब्यूट बोला जाएगा। 5वें नंबर पे आया तो इसको पेंट बोला जाएगा। 6वें नंबर पे आया तो इसे हेक्स बोला जाएगा। 7वें नंबर पे हेप्ट। 8वें नंबर पे आक्ट। तो इससे ज़्यादा 10th लेवल पे नहीं आता है। तो देखिए, अब इसमें क्या होगा? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अगर मेथ आया तो मेथ के लिए जो कार्बन नंबर होगा वो 1 होगा, तो मेथ के लिए हम लिखेंगे C1। उसी तरह एथ के लिए हम लिखेंगे C2, प्रोब के लिए लिखेंगे C3, ब्यूट के लिए लिखेंगे C4, पेंट के लिए लिखेंगे C5, हेक्स के लिए C6, हेप्ट के लिए C7 और आक्ट के लिए क्या लिखेंगे? C8। इसके लिए यन का मान क्या होगा बच्चे? यन का मान 1, इसके लिए यन का मान 2, इसके लिए यन का मान 3, इसके लिए यन का मान 4, यहाँ यन का मान पेंट के लिए 5, हेक्स के लिए यन का मान 6, हेप्ट के लिए यन का मान 7 और आक्ट के लिए यन का मान क्या होगा? 8 होगा, ठीक। यन क्या है? मतलब कार्बन परमाणु का क्रमांक संख्या, माने कितने कार्बन परमाणु हैं, ठीक। तो अगर एल्क में हम अनुलग्न जोड़ दें, क्या? एन जोड़ दें। अगर अनुलग्न क्या जोड़ दिया जाए? एन, अनुलग्न, ठीक। अनुलग्न माने जो एल्क के बाद में आएगा, ठीक। उसे जोड़ दिया जाएगा एन को, तो इसको पढ़ा जाएगा एल्केन। क्या पढ़ा जाएगा? एल्केन, ठीक। तो एल्केन पढ़ा जाएगा। एल्केन के लिए सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। तो अगर एल्केन में CnH2n+2 होता है सूत्र, अगर यन का मान हम यहीं 1 रख दें या यन का मान 2 रख दें या यन का मान 3 रख दें, तो यन का मान 1 रखेंगे तो मेथ है, 1 रखेंगे तो मेथ है, और मेथ में अनुलग्न एन जोड़ देंगे तो मेथेन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? मेथेन का। तो चलिए आपको बताते हैं। यन का मान हम 1 रख के देखते हैं। तो यन का मान यहीं पे 1 रख दिया जाए तो C1H2n है, माने 2 गुणे यन है तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर यन का मान 1 यहाँ तो यन का मान 1 यहाँ पे भी रखेंगे, +2 तो हो जाएगा C, 2 1 कम 2, 2 में 2 जोड़ देंगे 4, तो CH4। ये किसका सूत्र हो गया? एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ, ठीक। और एल्केन में आप देख रहे हैं तो अनुलग्न क्या लगेगा? एन लगेगा। तो ये हो गया मेथेन का सूत्र, ठीक। और एक चीज़ होता है, जो एल्केन होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध पाया जाता है। कौन सा आबंध पाया जाता है? एकल आबंध पाया जाता है, ठीक। माने सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें एकल सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है, ठीक। अब इसी तरह यन का मान अगर 2 ले लिया जाए तो C2H, 2 गुणे यन की जगह फिर 2 रखेंगे, 2 गुणे 2 + 2, तो C2 और 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ देंगे 6, C2H 6 हो जाएगा। तो देखिए अब कितने कार्बन है? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो रखिए, पहले कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध मैंने बताया है तो लगा लीजिए। फिर मैंने बोला कि एक कार्बन जो होता है इनके बीच में
एकल आबंध होगा, एकल सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करेंगे एल्केन में। और कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड बनाता है, 5वां नहीं बना सकता। तो एक कार्बन है, देखिए एक कार्बन ये है, तो दोनों कार्बन बीच में एक बॉन्ड हो गया, तो इसके पास एक बॉन्ड, इसके पास एक बॉन्ड, तो 1 2 3, तो टोटल 4 बंद हुआ इस कार्बन पास। इसके पास आ जाएंगे, एक पहले से बना है तो 1 2 3 4, इसके पास भी 4 हो गया। अब चारों बॉन्ड जो बाहर उस पर हाइड्रोजन रख दीजिए, तो ये क्या हो गया, टोटल 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन बना कि नहीं बना, बना ना। अब देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए यहाँ पे इस कार्बन कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, लिखेंगे CH, 3 हाइड्रोजन तो CH3। एकल आबंध लगा, एकल आबंध लगा दीजिए। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 3, तो लिखेंगे CH3। तो ये किसका सूत्र हो गया, एथेन का। क्यों एथेन का, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आपने अभी लिखा था मूल शब्द में एथ, और एकल आबंध दोनों के बीच में है, तो अनुलग्न क्या लग जाएगा, एन। तो एथ में अगर एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन। तो यह एथेन का सूत्र है। अच्छा आप बता दें कार्बन काहे 4 बॉन्ड बनाता है, काहे 5वां नहीं बनाता है, उसके पीछे रीजन है। देखिए एकल सहसंयोजक आबंध का निर्माण क्यों करता है, क्योंकि कार्बन जो होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। जब अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी, तो अंतिम कोष में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उतना ही बॉन्ड बनाता है, माने वही उसकी संयोजकता होती है, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 5वां नहीं बना सकता। यही कारण है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 5वां नहीं बना सकता। ठीक, तो हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर से आपको समझा दे रहे हैं। दुनिया का कौनो भी एलिमेंट हो अक्रिय गैस की तरह अस्थायित्व प्रदान करना चाहता है, माने अक्रिय गैस जिसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अक्रिय गैस कहलाते हैं। तो दुनिया कोई तत्व अक्रिय गैस के समान बनना चाहता है ताकि उसका अस्थायित्व हो जाए, तो किसी भी तत्व को अपना अस्थायित्व प्रदान करने के लिए उसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, या तो 8 हो या तो 2 हो। ठीक, जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन ये पा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ड्यूप्लिट बना लेगा जिसे द्विक कहते हैं, तो इसका अस्थायित्व हो जाएगा। और 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन पा जाता है तो कार्बन का अस्थायित्व हो जाएगा। ठीक ना, तो कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन पाएगा तो कार्बन का स्थायित्व हो जाएगा। तो इनके बीच में साझेदारी होगी, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में साझेदारी होगी, एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा और कार्बन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके 8 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा करेगा। देखिए जैसे मेथेन में ही देख लीजिए, तो कुछ मैं इस टाइप का बनाया था CH4। तो हाइड्रोजन के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, कार्बन को डॉट से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कार्बन पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 4, चारों रख लिया जाए। हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 रख लिया। अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगी, तो हाइड्रोजन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 2। उसी तरह ये ले लेगा तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। फिर 1 हाइड्रोजन यहाँ है तो ये भी क्या करेगा, ले लेगा, तो इसके पास भी 2। फिर इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। माने हाइड्रोजन इस सर्कल में देखा जाए तो हाइड्रोजन पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब हाइड्रोजन का स्थायित्व हो गया। अब कार्बन कहेगा हाइड्रोजन मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दो क्योंकि आपने मेरा 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो हाइड्रोजन कहेगा ठीक है, तो हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा। और इस तरह से कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। देखिए बड़े वाले गोले में देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, हो गया ना। अब देखिए इनके बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, तो इसीलिए एकल आबंध बनाते हैं। कौन सा आबंध, एकल आबंध, और इसे ही कहते हैं एकल सहसंयोजक यौगिक। कौन सा, एकल सहसंयोजक यौगिक। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके बीच 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम और डिटेल से देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक चैनल को जितना आप शेयर कर सकें शेयर करिए। धन्यवाद।